जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे ये ज़बरदस्त सा ट्रैक जो कि हमने डेडिकेट किया था बेसिकली नसीम हमीद को। इस वक्त हमारे साथ नसीम हमीद मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहूँगी। ये तो हम लोगों को पता ही है कि फास्टेस्ट वुमेन कहलाती हैं इन साउथ एशिया, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 100 मीटर की रेस थी 2010 में साउथ एशियन गेम्स जो कि ढाका में हुए थे। इसके अलावा और भी इनकी बहुत सारी कामयाबियाँ हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो वेलकम करते हैं नसीम को अपने शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका अदा करना चाहूँगी कि आपने आज इस दिन पे हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। थैंक यू सो मच। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कहीं पे भी स्पोर्ट्स जो हो, कहीं भी स्पोर्ट्स की बात हो तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। और आज मैंने सोचा, मतलब जब ये प्रोग्राम आज का मैं डिज़ाइन कर रही थी कि इस दफ़ा के स्पोर्ट्स डे में क्या होना चाहिए, तो मेरे जहन में पहला ख्याल आया था कि इस दफ़ा नसीम हमीद होनी चाहिए। और अल्लाह का देखें, मतलब बड़ा एहसान है कि जो सोचे इंसान वो पूरा हो जाए। तो माशाल्लाह से मतलब बड़ी खुश भी हूँ इस बात पे, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने आप ही का नाम आया था और अल्लाह ताला ने आपको देखिए अरेंज करवा दिया मेरे लिए। देखिए, जब कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को दिल से चाहें और अगर सोच लें कि ये आपने करना है तो फिर खुद ही रास्ते जो हैं हमवार हो जाते हैं और वो चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो आपने बात की है इसके ऊपर तो आप पूरी खुद उतरती हैं, और ये आपकी जो कामयाबियों का सिलसिला है वो इस एक लाइन में, एक मैं कहूँ अगर कि सिमटा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। तो नसीम, मैं जानना चाहूँगी, माशाल्लाह से कराची से आपका ताल्लुक है, कोरंगी से ताल्लुक है, ये हम सब लोग जानते हैं। 2010 में धूम मच गई थी, टीवी पे हर वक्त नसीम हमीद आ रही थी। हाँ, तो उस वक्त मतलब मैं बहुत इंस्पायर थी देख के आपको कि वाओ ग्रेट। मतलब कराची का इलाका है, कोरंगी छोटा सा इलाका है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और वहाँ पे रहते हुए एक लड़की ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ था? थोड़ा सा सबसे पहले तो बचपन में चलते हैं, और वहाँ से मैं जानना चाहूँगी कि नसीम क्या करती थी, किस तरह की लड़की हुआ करती थी, बच्ची हुआ करती थी। बिल्कुल। जब मैं थी तकरीबन 4-5 साल, तो मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब सब पूरे जितने भी नेबर्स हैं वो सबको तंग करके रखा हुआ होता था मैंने। और मतलब सारा टाइम जो है अपने कज़न्स, अपने चाचा वगैरह के साथ में घूमती फिरती रहती थी पढ़ाई के बाद। और पढ़ने भी अच्छे थे, लेकिन ये कि वो एक शरारती बच्चा होता है ना, वो सब काम कर रहा होता है तो, और सबका प्यार भी मिलता था, तो सब लाड प्यार और सब, मतलब हमेशा जो लाइफ गुजरी है ना बचपन से लेके अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। अल्लाह पाक ने हर हाल में खुश रखा है। और मतलब जो कहते हैं ना कि शरारती बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम बनाते हैं अपना, वो पढ़ाई में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो वो जाते हैं। तो मतलब सभी कहते थे ठीक है। और बड़ी थी घर में, मतलब उस टाइम 4-5 साल तक मैं अकेली थी अपने घर में, तो सब बहुत प्यार करते थे, पूरा खानदान तकरीबन प्यार करता था। तो लाडला बच्चा होता है ना, तो वो हर ख्वाहिश पूरी होती है, तो वो सारा सिलसिला था। फिर जैसे थोड़ा बड़े होते गए आहिस्ता आहिस्ता, तो चीजें चेंज होती रही, माइंड में कुछ आता रहा। मैं पायलट बनना चाहती थी। एक दिन मैं अपनी मदर को कह रही थी कि मुझे पायलट बनना है। जब हमारी फर्स्ट लेडी पायलट बनी थी, नाम अभी मुझे उनका जहन में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी पायलट बनना है। तो अम्मा कहने लगी ठीक है, जो आप करना चाहते हो आप करो, पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन ये है कि हम अच्छे से सारी चीजें करेंगे, अभी आप छोटे हो, अभी नहीं बन सकते आप पायलट, तो बड़े हो के बनना है। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बड़े हो के बनना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कुछ सोचते हो लेकिन अल्लाह पाक की रजा कुछ और होती है, तो बस फिर मैं एथलीट बन गई। तो मैं अम्मा को कह रही थी मैं पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन मेरा सफर बहुत होता है जहाज में। सही सही, पायलट बनते बनते एथलीट बन गई। क्योंकि एथलीट बनना ये कोई मामूली बात नहीं है, स्पेशली हमारे अगर माशरे की हम बात करें, है ना, तो हमारे माशरे में लड़कियों को एक सर्टेन एज के बाद फिर बिल्कुल बाउंड कर दिया जाता है कि नहीं बेटा आप बाहर जाके नहीं खेलोगी, और ये नहीं, मतलब खेल तो लड़कों के होते हैं, वो लोग खेलते हैं जो भी होता है, तो लड़कियां नहीं खेलती, लड़कियां खेलों में हिस्सा नहीं लेती। तो आपके साथ क्या मामला था? घर वाले रोका करते थे कि रोक टोक थी इस किस्म की कि नसीम नहीं ये क्या है?
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे खानदान में बेशक हम कैसे भी हालात में हो, किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन लांडी कोरंगी की जब बात करते हैं ना, यहाँ पे अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, एक माइंड में होता है कि चलें ठीक है, बच्चे ज्यादा प्यार मिलता है बच्चों को, लड़कों को खास तौर पे नहीं। मेरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही बच्चियों को बहुत प्यार किया जाता है और सबको एक जैसे ही बराबर प्यार मिलता है। वो समझते हैं कि नहीं, जिस तरह बेटे हैं उसी तरह बेटियां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर जो थे, उन्होंने हमेशा यही कहा मुझे कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, तो जो इसे करना है वो ये करेगी। तो बस वही चीज थी, क्योंकि खुद एतमादी अगर पेरेंट्स दे देना बच्चों को, तो मेरे ख्याल से आधी चीजें तो वैसे ही बहुत ईजी हो जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो नसीम, आप लोग कितने बहन भाई थे? हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, दोनों बहन भाई मुझसे छोटे हैं। तो एक ये भी फेवर था कि अगर बड़ा भाई होता है शायद वो थोड़ा सा होता है कि बहनों के लिए थोड़ा सा होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं कोई कुछ कह ना दे या कुछ। लेकिन ये कि हमारी परवरिश हमारे पेरेंट्स ने ऐसी की है, तीनों बहन भाई की, कि हम लोग हमेशा जब भी बाहर गए हैं कुछ है तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बाहर गए। मतलब पेरेंट्स को पता होता था जो भी होगा ये संभाल लेंगे। अच्छा, वाह, जबरदस्त, ग्रेट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर भाई बड़ा होता है ना, तो वैसे तो मतलब घर का माहौल ऐसा खुला हो, कोई मसला ना हो इस किस्म का, और आज़ादी और चीज़ की। लेकिन फिर भी वो जो एक हमारे माशरे में होता है ना कि बाहर जाके जब लड़के खड़े होते हैं तो आपस में बातें हो रही होती हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं नेचुरली कि नहीं मतलब ये बहनें बाहर नहीं निकलनी चाहिए और ये माशरा बड़ा ख़राब है, इस किस्म की चीज़ें। तो वाकई उससे आप सेफ इसलिए रह गई क्योंकि वो एक इमेच्योर एज होती है ना, लड़कों की भी 17-18 साल की इतनी ज्यादा एज नहीं होती जिसमें वो चीजों को इतना समझे। और भाई वैसे भी बहनों को सपोर्ट करते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई किसी के हवाले से बात हो या कुछ है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वो अपने बहनों का बहुत ख्याल करते बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो इस तरह से सोचते हैं। और सोचना भी चाहिए क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं तो वहां पर आप हालात देखते हैं कि इस तरह का माहौल है, अब तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। तो इस एनवायरनमेंट में अभी जो हम बच्चियों को लेकर आते हैं, न्यू टैलेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो अभी हमें मुश्किल होती है थोड़ी सी, क्योंकि हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको अगर मैं ये पूछूं आपसे कि पायलट बनने का शौक तो था चले शुरू से ना, और आपने सोचा हुआ था, लेकिन पहली दफा कब ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक एथलीट मौजूद है और मैं एक स्पोर्ट्स वुमेन हूँ? ये जब तक स्कूल्स वगैरह में इवेंट्स होते रहे कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि मैं एथलीट बनूं या क्या है। मतलब स्कूल्स में जो इवेंट्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते रहे, जितना हम लोग इवेंट्स में जाना था हम गए। मैं 7 टाइम अपने स्कूल की बेस्ट एथलीट रही हूँ। और फिर कराची, सिंध, मतलब फिर नेशनल लेवल पे गए। जब मैं 2002 में नेशनल मैंने खेला, कराची सिंध की टीम बनी, तो वहां पर हमने फर्स्ट टाइम जो मेरा नेशनल था वो 2002 में लाहौर में एक इवेंट था। तो मैं सिंध की तरफ से चली गई और टीम में सिलेक्ट हो गई, क्योंकि कराची में फास्टेस्ट तो थी मैं। लेकिन ये कि बाद में जब नेशनल लेवल पर गए तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि बहुत मेहनत करनी है अभी, क्योंकि जो सीनियर्स के साथ जब इवेंट हुआ तो मैं 4th पोजीशन पर आई थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी कुछ करना है। और फिर ये होता है ना कि जब बच्चे जीत रहे होते हैं या बच्चियां, कोई भी अच्छा प्लेयर होता है, एथलीट होता है, तो डिपार्टमेंट्स उसको देखते हैं। मतलब वो बैठे इसलिए होते हैं कि कोई अच्छा प्लेयर हो तो हम उन्हें अपने साथ एंगेज करें और इवेंट्स वगैरह के लिए बात करें। तो फिर ये था, कराची में कहीं ना कहीं बात तो होती थी कि नसीम हमीद जो है, क्योंकि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइटल्स जीते कराची में भी, सिंध में जितने यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस स्कूल सारे जीतते रहे। सिंध लेवल पे बहुत अच्छा रहा। तो वो फिर फाइनली जो है फिर रेलवे डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग दे दिया ना कि चलो आप आओ हमारे, आप बहुत अच्छे एथलीट हो, हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती रही। तो मैं फर्स्ट टाइम फिर रेलवे डिपार्टमेंट से मैं जूनियर चैम्पियनशिप मैंने विन किया। मतलब 4 मेडल्स थे मेरे उसमें। तो बेस्ट एथलीट बनी। फिर उसके बाद आर्मी डिपार्टमेंट से कहा गया कि अच्छी प्लेयर है और अगर बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली तो माशाल्लाह ये अच्छा इवेंट करेगी। फिर आर्मी डिपार्टमेंट में गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नेशनल गेम्स खेला क्वेटा में 2006 में, तो फिर मेरे 5 मेडल्स थे। मतलब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तो मतलब उससे फिर कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया। और नेशनल चैंपियन भी बनी, एथलीट, बेस्ट एथलीट भी बनी। फिर इंडोर जो है तेहरान में हमारा एक इवेंट हुआ था इस्लामिक गेम्स में, 60 मीटर का मेरा अभी तक रिकॉर्ड है। मतलब वो अभी है 2010 में। फिर यानी कि ऑन एंड ऑफ
हार जीत चलती रही, कभी जीत रहे कभी हार रहे, हम्म। तो मतलब वो एक सिलसिला जो है चलता रहा। फाइनली फिर 2010 में अगर बात करें तो 2010 मेरी जिंदगी का कह लें कि वो ना भूलने वाला ऐसा एक वाक्य है जिंदगी का कि मतलब अगर जब भी मैं उसके बारे में बात करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी एक पिक्चर, पूरा वीडियो ऐसे लग रहा है कि अभी वो चल रहा हो लाइक। तो 2010 की बात करें तो वो बहुत बहुत अल्लाह पाक का करम था कि जिस मकसद के लिए गए थे और अल्लाह पाक ने उसमें इज्जत दी फिर मुझे। वाकई सही बात है। अच्छा, वो वाली मेमोरीज भी मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि उससे पहले की क्या ट्रेनिंग थी आपकी, कितने दिन आपकी ट्रेनिंग हुई थी, कितने महीनों ट्रेनिंग हुई थी, दिन में कितने घंटे होती थी? बिफोर साउथ एशियन, जी बिल्कुल, साउथ एशियन गेम्स। जी जी। जी, उसमें ये होता था कि हम लोग डिपार्टमेंट में, आपको पता है कि इसी काम के लिए होते हैं कि आप सुबह शाम ट्रेनिंग करेंगे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में, मतलब जितना टाइम जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती आप आते हो, मतलब सुबह शाम के सेशंस होते हैं। अगर हम उसमें ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग होती थी, स्पीड वर्क होता था, स्टैमिना वर्क होता था, डाइट आपको चाहिए होती थी, रेस्ट आपको करना होता था। मतलब इतना ट्रेनिंग के बाद हम एथलीट इतना थक जाते हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती है कि हम बेड से हिलें थोड़ा। तो वो चीज़ें, और फिर इंजरीज वगैरह इतनी रही, हैमस्ट्रिंग इंजरीज हो गई, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद अब ये कर नहीं पाएंगी और इस तरीके से है। तो मैं फिर थोड़ा सा डिसार्ड होके मैं अपने कराची वापस आ गई, मैंने कैंप छोड़ दिया था। और ये समझ कि यार शायद अब नहीं होगा मुझसे भी, क्योंकि जब सब लोग आपको एक ही बात बोल रहे हो तो फिर आपके भी माइंड में आ जाता है कि शायद अब आप नहीं कर पाओगे। तो फाइनली फिर जब साउथ एशियन के ट्रायल से, तो जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट के साथ तो थी मैं, क्योंकि उनके साथ हमने चैंपियनशिप खेलना है कुछ है, तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा ट्रायल दे दें, बाकी हार जीत तो ये तो पार्ट ऑफ गेम, आप आ जाओ। तो बहरहाल मैं चली गई, फिर इस्लामाबाद चले गए हम। कराची में मैं रहती रही, लेकिन मैं ऐसा होता था कि कभी भी मैं अगर छोड़ कर आती थी कैंप, या कैंप से बाहर होते थे हम लोग, जब कैंप नहीं भी होता था तो हम कराची में भी ट्रेनिंग करते रहते थे। मतलब ये नहीं है कि घर आए तो बैठ गए, नहीं। आप जब एथलीट होते हैं ना, उनकी जिंदगी का हिस्सा है कि अगर वो पूरे दिन में एक टाइम भी ट्रेनिंग ना करें तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ रह गया है। अच्छा, तो सारी मसरूफियात में से अभी तक मेरा यही रूटीन है, क्योंकि मैं अभी शाम में जब भी आपसे बात होती है कुछ, मैंने आपको क्या कहा कि आप मुझे बिफोर 4 करिएगा, 3 के पहले पहले के कर लें, ताकि वो ट्रेनिंग टाइम होता है, क्योंकि आप कोचिंग भी कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा होता था कि कराची में रहते हुए भी दिमाग जो है वो उसमें एक ही चीज होती थी, नहीं ट्रेनिंग करना है, बेशक इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको स्टेडियम जरूर जाना है, आपने वार्म अप जरूर करना है, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड में नहीं जाए ना, तब तक हमें सुकून महसूस नहीं होता कि यार अच्छा जाना चाहिए, बस कुछ भी हो स्टेडियम जाना है। अच्छा, वाओ, जबरदस्त, ग्रेट। तो अभी भी मतलब आप जैसे बता रही हैं कि यही रूटीन है, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर अपने आप को देखें और एक दूसरी ऐसी औरत को देखें जिसके स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने घर पे रहती है, घर के कामकाज, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में और उस दूसरी औरत की जिंदगी में कितना आपको फर्क महसूस होता है? क्या लगता है आपको कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इतना मतलब फॉर्म में रहना, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, या फिर एक्सरसाइज करना? देखिए, हम अगर घरेलू खवातीन की बात करें ना, जो बिल्कुल घर में रहती हैं या काम करती हैं या कुछ है, उनका एक अलग रोल होता है, लेकिन जो वो अपने घर को एक बेहतरीन तरीके से संभालती हैं। लेकिन हमारा ज्यादातर टाइम ग्राउंड में गुजरता है, ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस होती है, सब कुछ है, थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब लाइफ स्टाइल जो अगर बात करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें ये होता है कि आपको अपनी फिटनेस भी रखनी है, आपने इवेंट्स भी करने हैं, कुछ समटाइम घर की चीजें रह जाती हैं, क्योंकि इवेंट्स होते हैं, कहीं आप जा नहीं पा रहे हैं, या आप घर में ही नहीं है अगर आप कैंप में हैं। और अगर जो जाहिर सी बात है जो घर में रहते हैं बच्चियां या लड़कियां या खवातीन जो भी हैं, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है लाइफ, क्योंकि हमने अपने टारगेट्स बनाए होते हैं। जिस तरह हम घर की चीजें, क्योंकि मैं किचन में बहुत कम जाती हूँ अभी भी, मुझे नहीं पता होता। हाँ, तो उसे ये, लेकिन जो घरेलू खवातीन होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें कर रही होती है। तो मैं अगर किसी दिन किचन में चले जाऊँ तो मुझे चीजें ही नहीं मिलती, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो मुझे सब हंसते हैं, कहते हैं काश आपने थोड़ा टाइम किचन को भी दिया होता ग्राउंड के अलावा। तो मैं कहती हूँ चले ठीक है, अब थोड़ा टाइम जो है पेरेंट्स के साथ गुजरता है, घर में मदर के साथ गुजारती हूँ, तो कभी किचन में चले जाते हैं तो मैं उनको देख रही होती हूँ, अच्छा इन्होंने ये चीज यहाँ पर रखी है कुछ है, फिर भी उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में नहीं आती है कि ये चीजें यहाँ रखी होंगी।
लेकिन अपने काम थोड़े बहुत मैं खुद करती हूँ, जैसे जो कैंप में रहने की एक आदत हो जाती है, जैसे अपनी चीजें समेट के रखना, अपना रूम साफ सुथरा रखना है या कुछ है, आप अपने अच्छे से चीजें समेट पूरा, यानी कि रूम अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, चीजें अपनी जगह पर होना चाहिए, मतलब ढूंढना ना पड़े। तो वो थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ। अदरवाइज अगर आप मुझे किचन की बात बोलेंगे ना, तो शायद मैं उस चीज में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। सही सही। अच्छा, जितनी घर पे रहने वाली खवातीन हैं उनको क्या आप क्या सजेस्ट करेंगी नसीम, कि कम से कम, मतलब चले आप तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ट्रेनिंग को टाइम देती हैं, लेकिन एक घरेलू औरत को या फिर किसी आदमी को भी जो कि नॉर्मल उसका अपना जॉब चल रही हो सारी चीज़ें, तो कितना टाइम कम से कम स्पेंड करना चाहिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी में? देखिए नॉर्मली ना, अगर आजकल की जिस तरह से मसरूफियात चल रही है, लोग एकदम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, मतलब हर किसी को नीड है किसी ना किसी चीज की, वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाया हुआ है उसने कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है, लेकिन इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप सबके बारे में सोच रहे होते हैं, घर के बारे में सोच रहे होते हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते। एटलीस्ट आप 40 मिनट्स अपने लिए टाइम निकाल लें, जिसमें आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकें, जॉगिंग कर सकें या कुछ अपने, क्योंकि जब हम ग्राउंड्स में जाते हैं, किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, तो हमें लगता है कि फ्रेशनेस फील होता है, मतलब लाइक आप फ्रेश हो जाते हो। तो वो थोड़ा सा जब आप खुद एक्सरसाइज करेंगे या वॉक भी कर लेंगे, तो आपको लगेगा हाँ आज कुछ बेहतर फील हो रहा है। तो वो मेरे ख्याल से बिजी लाइफ है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कुछ लोगों को देखती हूँ जो सब काम करने के बावजूद भी अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि वो खुद को मेंटेन रखते हैं और उनको पता है कि अगर सेहत है तो सब कुछ है। क्योंकि हमारी लेडीज खासतौर पे, मैं हमेशा खवातीन के लिए बात करती हूँ कि उनको टाइम ही नहीं मिलता सुबह से शाम तक। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज को देख चुकी हूँ जो बेचारी सुबह से शाम तक काम कर रही होती हैं और शाम में थक हार के वो बेड पर होती हैं, और उनको तब भी सुकून ये नहीं होता, वो सुबह के लिए सोच रही होती हैं, अब दूसरे दिन की प्लानिंग चल रही होती है उनके दिमाग में कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये काम भी रह गया, वो काम रह गया, ये भी कर लेते। तो मैं कहती हूँ सब काम रह जाएगा, अगर आप ठीक नहीं होगे तो सारे ही काम रह जाएंगे। अगर आप ठीक हैं तो आप सब काम कर लेंगे। तो खुदारा ज्यादा टाइम नहीं, 30 मिनट ही निकाल लें, अपने लिए सोचें। एग्जैक्टली, जबरदस्त। अच्छा, आप किचन में तो ज्यादा नहीं जाती हैं, लेकिन डाइट का किस तरह से ख्याल रखती हैं? क्या खाने पीने की कौन सी चीजें हैं जो आपकी डाइट में रहती हैं, कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं होती शामिल? मेरी डाइट में तो एक तो बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो जंक फूड्स हैं, ये मेरे डाइट में होते ही नहीं है। मतलब मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ, ये हमेशा से है, मतलब अभी से नहीं, जब से मैंने स्टार्ट किया खेलना, जब से अवेयरनेस आई, थोड़ी सी आपको समझ आई कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है क्या नहीं है। तो मतलब नॉर्मल आप कुछ भी खाएं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं। तो हमारे घर में ज़्यादातर जो भी चीज़ बनती है हम अपने घर में बनवाते हैं। मदर बनाती हैं, छोटी सिस्टर बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ। खाना पीना सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नॉर्मल घर में डाइट चल रही होती है, उसके अलावा फ्रूट, जूसेस, मिल्क, एग्स, मतलब ये चीजें होती हैं जो प्रोटीन आपको चाहिए होता है, वो बेहतर तरीके से अगर आप ले लें तो मेरे ख्याल से आप हेल्दी भी रहेंगे और आप डाइट कॉन्शियस भी नहीं होंगे। नॉर्मली खाना, देखिए खाने को इतना ही खाना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़बरदस्त आपने बात बोली। और असल में जो सारे इस वक्त जो मसले हैं ना, जो हेल्थ इश्यूज लोगों को आ रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है कि हम उतना खा रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मैंने ऑफिस वर्क भी किया हुआ है, क्योंकि जब आप पे काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं या मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही होती हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है कि आप घर का खाना खाते ही नहीं है, पहली बात। दूसरा ये होता है उसमें ये कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग अच्छा कुछ नहीं है, बर्गर ऑर्डर कर लिया या कुछ बाहर की चीज ऑर्डर कर ली, और बे टाइम खाना खाना वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो हर चीज का टाइम होता है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं घर में भी हूँ या कुछ भी हूँ, मेरे जो टाइम है खाने पीने का, जो चीजें हैं वो उसी टाइम ही चल रही होती हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी, उस वक्त जब साउथ एशियन गेम्स हो रहे थे तो पाकिस्तान की तरफ से आपके अलावा कोई और भी रिप्रेजेंट कर रहा था नसीम? जी, हमारी और भी लड़कियां थी, लेकिन 100 मीटर में जब पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए थे तो एक और लड़की थी जिसने 100 मीटर नहीं किया था, उसको शायद इंजरीज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा थी, और मतलब ट्रायल में जो बेस्ट टाइमिंग्स होती है ना, वो फिर आप एंट्री देते हैं, मतलब एंट्रीज आपकी जाती है ना, तो वो बेस्ट टाइमिंग्स वाले जाते हैं जब आपके होते हैं।
तो उस लिहाज से वो हमेशा यही होता है कि हर इवेंट में 2 आपको पार्टिसिपेट करना होता है, 2 यानी कि प्लेयर्स को। तो उसमें भी था, लेकिन वो लास्ट टाइम पे जो है एक लड़की जो थी उसको इंजरीज हो गई, वो नहीं आ पाई ना। तो फिर ये था कि अब कोई तो है, मतलब रिले की टीम में भी था, इंजरीज तो मुझे भी थी, लेकिन ये कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि ट्रायल्स हुए थे, ट्रायल्स के अंदर काफी ज्यादा, क्योंकि जब आप एफर्ट कर रहे होते हो और विंटर्स थे उस टाइम में, फैब में हम इस्लामाबाद में थे, तो उस टाइम में पीक पे था, मतलब विंटर्स जो है ना स्टार्ट थे, मतलब जैन और फैब ऐसा होता है, दिसंबर जैन और फैब पाकिस्तान इस्लामाबाद में मतलब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो उसमें इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं कर रहे होते हैं, पानी कम पी रहे होते हैं, डाइट अच्छी नहीं हो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो या आपकी डाइट में कोई अपसेट हो डाइट, तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो बहुत पूरा कॉन्टिजेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, 100, 200, 400, मतलब दूसरे इवेंट्स में भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वही लड़कियां जो मेरे साथ थी। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, किसको क्या मिलना है, क्या अल्लाह पाक की क्या रजा होती है, किसे क्या चीज़ें हिस्से में आती हैं, तो वो यही था। एग्जैक्टली, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ उन दिनों बड़ी वायरल हुई थी कि दिखा रहे थे कि नसीम हमीद का टारगेट जो है, जो उन्होंने कंप्लीट किया है, जिस तरीके से उन्होंने स्पीड में वो भागी हैं और सब कुछ, तो क्या ये लड़के भी कर सकते हैं? तो बहुत सारे लड़कों ने ये चैलेंज बहुत इजीली एक्सेप्ट किया था कि हाँ बिल्कुल बहुत इजीली कर लेंगे। तो वो देख के, मतलब देखा था आपने, आपके सामने हो रही थी चीज़ें? बिल्कुल, ये वो जो टारगेट्स है ना, तो मतलब उनके वो टारगेट तक पहुंच ही नहीं सके कोई भी। हाँ। कोई भी लड़का टारगेट तक नहीं पहुंच पाया था। ये बहुत था। ये मुझे किसी ने बताया, मुझे वीडियोस भी आ रहे थे, मैंने कहा ठीक है, देखें लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग में और मतलब फिजिक वाइज बहुत फर्क होता है। अगर आप फिजिकली देखें तो लड़कियां इतना ज्यादा नहीं कर पाती, और हम इस हालात में भी इतना अच्छा कर जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है कि हम इतनी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो लड़कों ने चैलेंज किया था ना कि ये हम कर सकते हैं, तो फिर उनका हाल भी मैंने देखा था वीडियोस में। मैंने कहा इतना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भागते, तो देखिए भाग दौड़ सबकी है, आप भी नॉर्मल रूटीन में आपको कहीं लेट हो रहा होगा तो आप भी थोड़ा सा रनिंग करोगे, आप थोड़ा सा स्पीड में जाओगे या कुछ है। ग्राउंड में भी बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, जरूरी नहीं है 8 लड़कियां ट्रैक के ऊपर खड़ी हैं तो 8 की 8 विन कर जाएं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, जो टाइम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइम होते हैं, उसमें ये होता है कि आपने कैसे करना है, क्या चीजें, क्योंकि एथलीट जो है ना वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग कर रहा होता है कि उसको किस टाइम रेस स्टार्ट करनी है, कब अप करना है, कब उसने फिनिश लाइन से पहले क्या दोबारा रेस पिकअप लेना है, क्या करना है, स्टार्ट कैसा होना चाहिए, तो उसके भागने का स्टाइल कैसा है, मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन लोग समझते हैं, मुझे बड़ा, खैर उस चीज पे ना थोड़ा सा मुझे ये भी हुआ कि लोगों ने बड़ा इजी लिया इस चीज को कि भाग तो कोई भी सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बोल देते थे अच्छा भाग तो कोई भी सकता है। मतलब मुझे इस चीज पे गुस्सा आता था कि अगर भाग सकता था ना तो आप भागे क्यों नहीं? सही बात है भाई, हमने तो ये काम चलो कर लिया, हमसे पहले आप ये एजाज हासिल कर लेते तो हमें ज्यादा खुशी होती। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इस चीज़ को एंजॉय तो डेफिनेटली मैंने भी बड़ा किया जिन दिनों मैं वीडियोस देख रही थी वो, और आपने भी किया होगा। लेकिन उसके साथ आप क्या देखती हैं कि ये वाकई माशरे का ये है एक पहलू अभी भी कि आदमी ये समझ रहे होते हैं कि नहीं, औरतें तो हमसे कमज़ोर होती हैं, वो जो कर सकती हैं उनसे तो हम हमेशा बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हम कितनी भी हम कहते हैं ना कि हम लड़कियां जो हैं मर्दों के शाना बशाना हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हम हिम्मत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, मतलब मैं सबकी बात नहीं करूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस चीज को समझना भी नहीं चाहते, जहां तक मेरा आइडिया है। क्योंकि वो समझते हैं कि ठीक है, क्योंकि अगर लेडीज की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो वो बहुत एक कह लें कि ऐसा रियलाइज करवाते हैं कि शायद आप कुछ कर ही नहीं सकते हो लाइफ में, जो कुछ भी है वही है। अच्छा ठीक है, कर लिया तो कौन सा वो बड़ी बात हो गई। तो मतलब इस तरह के भी कमेंट्स ने मतलब फेस पे, मतलब अच्छा होगा, ठीक है, भाग लिया कुछ। तो उस टाइम ये होता है कि मैं ये कहती हूँ कि हम इंसान की ना सोच, सिर्फ हम बात कर सकते हैं लेकिन हम सोच बदल नहीं सकते किसी की, अगर किसी ने समझना ही नहीं है तो।
तो एग्जैक्टली। मैं उस टाइम एक बात कहती थी कि मैं कहती थी कि ठीक है देखिए, जो मैंने करना था ना, जो अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत देनी थी वो मुझे मिल गई है। किसी के कहने से या किसी के कुछ बोलने से ये चीज अब चेंज नहीं हो सकती। मतलब अब इसमें कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती कि आप इसको दोबारा से वो कर दें कि नहीं ये तो खराब था, अब ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो ये कैसे हो गया। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब तो एग्जैक्टली। वो हिस्ट्री में जब तक हम नसीम हमीद का नाम आएगा तो ये चीजें याद रहेंगी लोगों को कि क्या हुआ था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और ख़ानदान वालों की तरफ से, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से किस तरह का जो रिएक्शन था इस पे? अच्छा, सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं कि हम्म। मेरे खानदान में ना, मतलब सबको ये लगता था कि एथलीट ऐसे, चलो ठीक है कुछ खेल कूद होता होगा, हम्म। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में से कोई भी स्पोर्ट्स में आज तक गया ही नहीं, या लड़कियों ने इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि मतलब अगर हम स्पोर्ट्स में जाएं या कुछ है। तो जब मैं जीत कर आई, उससे पहले मैं विन करती थी या कुछ अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में चीजें आती थी, तो कहते अच्छा, खुश हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि है क्या चीज। सही। तो मेरे कजन्स वगैरह, मतलब मेरे लाइफ में मेरी मदर के अलावा, मेरी रेस या मेरा जब भी इवेंट हुआ है, मेरी मदर और मेरी सिस्टर के अलावा कोई नहीं देखने आया अच्छा। आज तक। हाँ, मतलब मेरे पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जब तक मैंने खेला। हाँ, हाँ। और उसके बाद जब मैं साउथ एशियन विन कर कर आई और लोगों ने टीवी पे देखा, पूरे खानदान ने चैनल्स पे देखा, तो उस टाइम जागे सब, अच्छा ये काम हुआ है। मतलब ये चीज थी, हम्म। इसमें खेलते थे, अच्छा तो कैसे था। फिर उसके बाद मुझसे सवाल जवाब शुरू हो गया, अच्छा कैसे शुरू किया, क्या। मैंने कहा यार इतने टाइम से आपके साथ, आपके घर की बच्ची एक जगह जा रही है, ट्रेनिंग कर रही है, स्पोर्ट्स कर रही है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग बहुत मासूम है हाँ, हाँ, आज भी, हाँ, मतलब जो अपने एक इर्द गिर्द का जो एक सर्कल बनाया ना, उससे बाहर नहीं निकलते हैं आज तक। उसमें ये है। और मेरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सब जो हैं, एक तो छोटी उम्र में बच्चियां घर संभालती हैं कि मतलब घर में रहना है, बड़े भाई हैं, सब कुछ है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई है, सब कुछ ठीक है, पढ़े लिखे। लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ किसी का भी आज तक रुझान देखा ही नहीं था मैंने, कि मतलब मेरे बाद ही सबने इंटरेस्ट शो किया कि हमने आना है, कैसे करेंगे, क्या होगा। फिर लेकिन जब उनको पता चला इतना मुश्किल है, तो वो फिर भी नहीं करते हैं। वो कहते नहीं ये बहुत मुश्किल काम है। सही सही। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपके बाद फिर मोटिवेशन मिली होगी लोगों को और उन्होंने फिर ज्वाइन किया होगा, तो नहीं वो भी नहीं हो सका। अच्छा, थोड़ा बहुत, यानी कि स्टेडियम आना जाना शुरू हुआ, कुछ थोड़ा सा साथ आए गए, या मैं उनको लेके जाती थी कि चलो आओ चलते हैं, आज कोई इवेंट है या कुछ है, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। एक आध बच्ची जो कजिन्स वगैरह का हुआ, अदरवाइज कहने बहुत मुश्किल काम है, ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और वैसे होता भी यही है ना कि अगर हम किसी को देख के कोई चीज़ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो नहीं कामयाबी मिल सकती। उसके लिए पैशन चाहिए, और वो पैशन आपके अंदर मौजूद था जब भी आपको माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको अचीवमेंट्स आपने किए हैं। अच्छा नसीम, आप इस वक्त माशाल्लाह से नसीम हमीद अकेडमी चला रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को आप ट्रेन करती हैं। अभी आपने बताया भी कि लड़कियों को लाने में आपको अब थोड़ी सी दुश्वारी भी हो रही है, लेकिन आप अपने तौर पे एक रोल निभा रही हैं। तो इसको मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैसे सिलसिला चलता है ये। इसमें बस ये है कि जब हम इवेंट करते हैं, नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी भी कोरंगी में, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ उससे बस हार्डली 10 मिनट्स ड्राइव होगी। मतलब बिल्कुल मेन स्टॉप पर है, मतलब बच्चियों को आने में आसानी होती है। हम लोग स्कूल्स जाते हैं, सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं, फेसबुक पेज है हमारा नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी का। और उसके अलावा जो जो हमारे लिंक्स में हैं, क्योंकि मैं उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट हासिल था कि स्कूल्स के साथ मेरा डायरेक्ट मैं सबको जानती थी। तो फिर बाद में उन लोगों को अनाउंस करने में, उन लोगों को बताने में, इवेंट्स करवाया, फिर फर्दर तो थोड़ा सा रुझान बढ़ता गया ना। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे जा रहे होते हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। अब डिफेंस के बच्चे भी कोरंगी में आके इवेंट करते हैं। अभी सैटरडे हमने एक इवेंट किया है, उसमें भी वो गर्ल्स का ही था, उसमें भी बच्चियों ने, अच्छे खासे बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, और आउट ऑफ सिटी भी टीम्स आई। तो मतलब अब इतनी मुश्किल नहीं है, अब बेहतर हो गया है। सही। और स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप इस वक्त पाकिस्तान में, और स्पेशली गर्ल्स का अगर हम उनकी बात करें तो क्या फ्यूचर है? देखिए, फ्यूचर बनाना पड़ता है हम सबको। मतलब हम अपने बारे में ना हम खुद सोचते हैं, और कुछ वसाइल होते हैं, जैसे आपको पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए तो आप बाहर निकलोगे, आप अच्छे कोचेस आपको मिल गए तो आप उनके
के साथ रहोगे, कि वो अच्छी ट्रेनिंग देंगे, और फिर इवेंट्स आपको मिलने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो कि अब नहीं होते। पहले तो ये होता था कि हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता था, तो बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिविटीज करते रहते थे कि ये भी खेल लिया, वो भी इवेंट है, अच्छा चलें नेक्स्ट ये है। लेकिन अब स्पोर्ट्स जितना हमें हायर लेवल पे लेके जाना था ना, मतलब जैसे एक पाकिस्तान का नाम है, जो पाकिस्तान की पहचान है हमारी, हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। हमें अभी बहुत सारा काम करना है, मतलब स्पोर्ट्स में। और नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी इसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि किस तरीके से लड़कियों की स्पोर्ट्स हम आगे लेके जाएं। तो इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं आपकी एकेडमी में? कौन कौन से स्पोर्ट्स करवाए जा रहे हैं लड़कियों को? ताइक्वांडो होता है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, फुटसॉल करते हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, मतलब लाइक ऑल इवेंट्स। मतलब एकेडमी में तो कोचेज हैं, वो सब कर सकते हैं। तो मतलब अब ये है कि कहीं ना कहीं पे बच्चों के अब कुछ ऐसे होता है कि कभी वसाइल नहीं होते, कुछ पेरेंट्स जो है किसी वजूहात की वजह से नहीं भेज पाते हैं, लेकिन जो स्कूल्स आते हैं वो फिर कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर हम एक काम करते हैं कि उसमें से जो इवेंट्स होते हैं ना, उनमें से बेस्ट प्लेयर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उनका कैंप करते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग करवा के फिर हम उनको कहते हैं कि चलो अब आप इवेंट्स हम उनको करवाते हैं। मतलब वो इतने अच्छे हो जाते हैं ट्रेनिंग करके कि अब वो इवेंट कर सकते हैं, तो फिर हम उनको डिफरेंट इवेंट्स में लेके जाते हैं। तो ये ज्यादा हम फोकस करते हैं कि इस लिहाज से काम हो तो बेहतर है, क्योंकि जब बच्चों को इवेंट्स ही नहीं मिलेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अगर लड़कियों की स्पेशली बात करें और आपकी एकेडमी की बात करें नसीम, तो आप कौन सा गेम ऐसा है जिसमें आप देखती हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं और बड़ा अच्छा फ्यूचर देख रही हैं? फुटबॉल एंड एथलेटिक्स। अच्छा, फुटबॉल एंड एथलेटिक्स दोनों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब गोते कप चाइना में खेला गया था, स्ट्रीट चिल्ड्रन गर्ल्स एंड बॉयज, तो उसका कैंप भी हमने नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी में लगाया था, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। और लड़के उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे और लड़कियां 4th पोजीशन पे आई थी 16 टीम्स में से। और जो फर्स्ट टाइम गई थी पाकिस्तान की लड़कियां। और उसके अलावा जो है हम फ्यूचर फुटबॉल में बहुत अच्छा है लड़कियों का, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है। अब आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पे भी काम कर रही है। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो वजीर आजम है वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने बड़ा अच्छा लाइफ गुजारी है अपनी स्पोर्ट्स की। लेकिन अब काम है बच्चियों पर ध्यान देने का, क्योंकि देखें, और क्रिकेट देखिए बहुत फेमस इवेंट है, उसको सब ही लाइक करते हैं, लेकिन एथलेटिक्स एक तो टफ है बहुत ज्यादा, और दूसरा फुटबॉल ऐसा इवेंट है जिसमें हम इंटरनेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी वो रैंकिंग, हम उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है। जब तक हम वो कह रहे हैं ना, हम डिवाइड हुए हुए हैं, जब हम यूनिटी में आ जाएंगे ना एक जगह पे, वो काफी चीजें आपको पता भी होंगी और जो सुन रहे होंगे उनको भी पता है कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। जब हम एक जगह पे, एक पेज पे आ जाएंगे ना, वो इनडायरेक्ट वाला जो मैसेज है ना मेरा, वो यही है कि एक पेज पे आ जाएं, बच्चों का मुस्तकबिल सोचें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सोचें, तो हम कामयाबी खुद ही हासिल कर लेंगे। एग्जैक्टली, जबरदस्त, बहुत ग्रेट मैसेज आपका। अच्छा, लेकिन मुझे ये अच्छी बात लगी आपकी कि आपने पॉजिटिव मैसेज दिया। नॉर्मली जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मेरे प्रोग्राम में आई है उनकी तरफ से ये होता है कि नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपने पॉजिटिव मैसेज दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि माशाल्लाह से जब आप 2010 में विन कर आई थी, तो उसके बाद आप बहुत सारे ब्रांड्स की एम्बेसडर भी बनी है, आपने एम्बेसडर आप स्पोर्ट्स की भी बनी है, उसके तौर पर आपने बड़े काम किए। और मज़ेदार बात यह है कि आपकी लाइफ के ऊपर एक माशाल्लाह से ड्रामा भी बनाया गया, तो उसको देखा था, कैसी फीलिंग्स थी, किस तरह, क्या लग रहा था आपको, और मुतमईन हुई थी उससे जो आपको पोर्ट्रे किया गया है? जी, मैं असल में वो ड्रामा बेसिकली पूरा मेरी लाइफ पर नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक, उसमें ये दिखाया गया था कि लड़कियां जो हैं अगर उनको सपोर्ट मिले या कुछ है, तो आमना से बात हुई, उन्होंने परफॉर्म किया था। और उसको शूट करते हुए, जब उसकी शूटिंग चल रही थी, तो कोई एक मॉडल वगैरह जो वो छत से गिर भी गई थी, शायद उनको लगा बहुत ईजी काम है। तो वो कुछ ऐसे चीजें हो रहे थे, क्योंकि स्पोर्ट्स में ना जिस तरह से मैंने उनको बातें बताई थी, या लोगों को पता था, मेरे इंटरव्यूज देख के उन्होंने कुछ इस तरह से उसको बनाया था, भाग आमना भाग, वो एक था। तो उसमें ये था कि वो छोटा सा लास्ट पे उन्होंने कहा था कि हमने नसीम हमीद के लिए ट्रिब्यूट किया है, लाइक कि वो इस तरह से लड़की है और उन्होंने मेडल जीता पाकिस्तान का। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ना ड्रामा तो छोड़े, फिल्म्स बनने चाहिए। अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें तो देखें, मोटिवेट करना है ना, हम कैसे मैसेज दे सकते हैं। आजकल की जनरेशन जो है ना, वो हमें यही कर दे कि फिल्म देखना है, मूवीज देखना है, अच्छी मूवीज होती हैं तो बच्चे देखते हैं उसको। अगर आपको अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अगर आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो हम वही वेस्ट लेना जो बच्चे और जो हमारे
यंगस्टर्स हैं वो जो ज्यादा नोटिस में लेते हैं, मतलब फिल्म देखने जा रहे हैं। अब ये देखिए स्पोर्ट्स की मूवीज बननी चाहिए पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पर मूवीज नहीं बनेंगे, आप अपने रोल मॉडल्स को नहीं देखेंगे या उनकी स्टोरीज नहीं दिखाएंगे कि किस प्लेयर ने, किस एथलीट ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या स्ट्रगल था, तो हमारे लोगों तक वो बात पहुंच ही नहीं रही, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बच्चे ठीक है वो बोलेंगे इवेंट स्कूल का क्या, ओके इवेंट में जीत गए, स्कूल के इवेंट में जीत गए, आगे हम कैसे बढ़ेंगे हमें पता ही नहीं है। जब तक हम एक पॉजिटिव वे में नहीं चलेंगे ना, मतलब अगर हमने मैसेजेस हम दे सकते हैं किसी भी तरीके से बच्चों को, सोशल मीडिया पे शॉर्ट फिल्म्स बनाए जाए, मतलब जैसे टेलीफिल्म्स होते हैं 45 मिनट्स के, लाइक इस तरह से 30 मिनट्स, तो छोटे छोटे ड्रामाज, मूवीज, ये चीजें जो है ना, ये एक शख्सियत में ना चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे इन्हीं चीजों पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर। तो मतलब हम अभी बिल्कुल बहुत पीछे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है ना, फिल्म इंडस्ट्रीज और ये शोबिस में लोग जो हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, ड्रामास वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस साइड पर नहीं आ रहे अभी तक। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है और आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है। बल्कि मैं चाहूँगी कि बाद में नसीम हमीद एकेडमी भी एक मीडिया सेल अपना बना के अगर इस तरह का कोई चीज़ हो तो ज़रूर, मतलब अपने अपने तौर पे ना, जो हमारे हीरोज़ हैं अपने लेवल पे, हमें उनको कम से कम ट्रिब्यूट देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में देखना चाहेंगे नसीम हमीद के ऊपर वाकई कोई ऐसी ज़बरदस्त उनकी जो है ना बायोपिक बनी हो और जिसको हम देखें, इंस्पायर हों, आने वाले बच्चे इंस्पायर हों, तो डेफिनेटली ऐसा ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अच्छा नसीम, एक पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि उसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता नहीं है, थोड़ा मैं आपकी जाती जिंदगी के बारे में ये जानना चाह रही हूँ कि लड़कियों का मतलब एक स्पोर्ट्स है, सारी जिंदगी की कामयाबी है, एक चीज बड़ी जरूरी होती है और लाइफ पार्टनर वाली, तो वो वाला कोई सिलसिला है? देखिए जो स्पोर्ट्स की लड़कियां लड़के होते हैं ना, वो इस चीज के बारे में थोड़ा देर से ही सोचते हैं क्योंकि उनके टारगेट्स खत्म ही नहीं होते, उनके अपने टारगेट्स नहीं खत्म होते हैं, तो इसलिए ये होता है जो चीजें चल रही होती है ना, वो पहले उसी पे फोकस कर रहे होते हैं कि यार ये चीजें करना है। जब अब एकेडमी मैंने बनाई है तो अब ज्यादा ध्यान उधर लगा होता है कि अब बच्चों को टारगेट्स कैसे अचीव करवाने। मतलब लाइफ है, लाइफ में हर चीज होगी, वो हर चीज का टाइम है, वो हो जाएगा, टाइम से चीजें चलती रहेंगी। सही। अगर लेकिन आपको अगर जैसे ऑप्शन मिले तो आप क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बंदा ही चुनना चाहेंगी, अपनी पसंद से करना चाहेंगी, या फिर मतलब जो जैसा हो उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं? देखिए सोचने का टाइम तो होता ही नहीं है, सीरियसली आप इन चीजों पे सोचते ही नहीं हो। देखिए जो किस्मत में होती है ना, जो बेहतर होता है, जो आपके हक में बेहतर होता है, जो अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखी होती है, वही चीजें होती हैं, आपकी सोचने से कुछ नहीं होता। सही सही, जबरदस्त, ग्रेट। चलिए नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मेरी दिली मुराद पूरी हुई और कि आपसे मेरी बात हुई है माशाल्लाह से, और सुनने वालों को बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स आ रही होंगी और बहुत मोटिवेशन मिली होगी आपकी बातें सुन के। लास्ट में एक मैसेज थैंक यू सो मच जी, कतर के स्पोर्ट्स डे के मौके पे अगर आप देना चाहें कोई मैसेज हमारे तमाम सुनने वालों को तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि देखें स्पोर्ट्स एक ऐसा मैसेज है, मतलब जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो या कतर में हो या कतर में रहने वाले जितने भी एथलीट्स हैं, मतलब पुरअमन तरीके से यही एक इवेंट होता है, यही इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यही दूसरे कंट्रीज को बता सकते हैं कि हम हर हालात में बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और तमाम जितने भी कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान और ख़ासतौर पर कतर की बात करूंगी कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, एक दूसरे से रिलेशन रखें, दूसरे कंट्रीज जो हैं उनको इनवाइट करें, क्योंकि यही एक राह है जो आगे की जो मुश्किलात को हमवार करती है। मतलब आप इसको चलते रहें और इवेंट्स होते रहेंगे, टीम्स आती रहेंगी। और कतर के हवाले से मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और क्योंकि जिस तरह से मैंने कतर के बारे में सुना है, देखा है, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बेहतरीन एथलीट्स जो हैं निकलें और कतर का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर हो रहा है फीफा, तो कुछ प्लान्स हैं आपके आने के फुटबॉल देखने के लिए यहाँ पे? अगर इंशाल्लाह मेरे पास टाइम हुआ और अगर कहीं मैं बिजी नहीं हुई तो मैं जरूर आऊंगी। चले, हम आपको जरूर वेलकम करेंगे यहाँ पे, और हम चाहेंगे कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि हम नसीम हमीद से यहाँ कतर में रहते हुए मिल सकें। थैंक यू सो मच नसीम हमीद, बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बेतहाशा नेक ख्वाहिशात, दुआएं आपके साथ कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जैसे आपने हमारा नाम रोशन किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, तमाम मैं कहती हूँ खवातीन का नाम रोशन किया है, एक आपने उनको मोटिवेशन दी, इंस्पिरेशन बनी आप उनकी, तो अल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखे और आने वाले वक्त में आपको बेतहाशा कामयाबियां, कामरानियां, तरक्कियां, आमीन इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू महविश।